हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 यानी संविधान के भाग 4 के बारे में, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में हम इसको डीपीएसपी जब बार बार इसका जिक्र करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसकी चर्चा हम लगभग 3 पार्ट्स में करेंगे। आज पहला पार्ट है। आज हम ये समझेंगे कि ये दरअसल है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है और इसमें क्या क्या संशोधन हुए। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उनके क्या संबंध है, और थर्ड में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। तो पहला पार्ट आज तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4। देखिए, आपको मैंने बताया था कि हमारा संविधान जो है उसका प्रारूपण यानी इसकी ड्राफ्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। पहला जो पार्ट है वो ये हमें बताता है, पहले पार्ट से पहले आप देखिए प्रस्तावना जो ये बताती है कि हमारे संविधान का सार क्या है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये बताता है कि हमारे देश का भूमि क्षेत्र कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा एरिया जो है भारत राज्य क्षेत्र माना जाएगा। सेकंड पार्ट ये बताता है कि उसमें रहने वाले कौन से लोग भारतीय कहलाएंगे। थर्ड पार्ट ये बताता है कि उन लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे। चौथा पार्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बताता है कि नागरिकों के और राज्य के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा। राज्य जो है वो किसी प्रकार का पुलिस स्टेट नहीं है। राज्य का मतलब है सरकार। तो सरकार का क्या दायित्व बनता है, सरकार को जो नीति निर्माण करने हैं उसके लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए, निर्देशक तत्व दिए हैं कि राज्य को कार्य करते समय क्या क्या बातें जो है माननी चाहिए। अब देखिए, राज्य के अंतर्गत क्या आता है। राज्य के अंदर विधायिका आता है, कार्यपालिका आता है और न्यायपालिका। तो विधायिका को विधायन करते समय यानी लेजिस्लेचर को जो है कानून बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यपालिकाओं को उसको लागू करते समय यानी एग्जीक्यूटिव जो एजेंसी जितनी उनको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और जुडिशरी को जब न्याय करे या फिर अपना जो है वर्डिक्ट वगैरह दे तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर डेमोक्रेसी को और हेल्दी बनाए। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक तरह की गाइडलाइंस है, एक तरह के निर्देशक तत्व हैं जो माने जाने चाहिए। पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक कुल आपके 16 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं जो अलग अलग तरह से निर्देशन करते हैं राज्य को यानी सरकार को। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये परिचय मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1935 के अधिनियम में नहीं था। ये हमने आयरलैंड के संविधान से इनकॉर्पोरेट किया, उनसे प्रभावित होकर हमारे संविधान में इसको जो है अधिस्थापित किया है। एक चीज। दूसरा, ये जब हमारी संविधान सभा में बहस चल रही थी तो हमारे संविधान सभा के जो टेक्निकल एडवाइजर थे बीएन राव, उन्होंने ये एडवाइस किया था कि आप जो है मौलिक कर्तव्यों को 2 भागों में बांट दीजिए, एक प्रवर्तनीय एक गैर प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब है जो कि एनफोर्सेबल होंगे, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स होंगे, जैसे कि पार्ट 3 है। और इसको जो है नॉन एनफोर्सेबल बना लो, अगर राज्य चाहे तो इसको लागू करे अन्यथा ना करे। लेकिन बाद में जब मूल संविधान बना तो इसको जो है नीति निर्देशक तत्व नाम दिया गया और मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार नाम दिया गया। अब एक एक करके हम समझते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या क्या बातें कही गई है, केवल उसका परिचय है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है। देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के अंतर्गत क्या चीजें आती है क्या चीजें नहीं आती है वो उसको बताना आवश्यक होता है। याद कीजिए आर्टिकल 12 जो हमने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में जब पढ़ा था तो उसमें भी राज्य की डेफिनेशन आई, तो ये कम से कम जो है उससे जो है मोटा मोटी जो है कमोबेश मिलती जुलती परिभाषा है। आर्टिकल 37 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उलट ये जो डीपीएसपी है ये प्रवर्तनीय जो नहीं है, मतलब अनिवार्य रूप से प्रवर्तनीय नहीं। ऐसा नहीं है कि पार्ट 4 के अंदर कोई भी चीज आपने लिख दी तो वो कोर्ट द्वारा लागू करवाई जानी आवश्यक है। राज्य चाहे तो करे चाहे नहीं करे, लेकिन ये प्रशासन का मूलभूत होना चाहिए। आर्टिकल 37 खुद बोलता है फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। आर्टिकल 38 1 ये कहता है कि भारत जो राज्य का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है जैसा कि पुलिस स्टेट होता था, राज्य लोगों से टैक्स इकट्ठे करता था और अपने ऊपर ही खर्चा करता था। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याण के लिए राज्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त किया जा सके। 38(2) में ही डीपीएसपी में ये दिया गया है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा कि आय की असमानता दूर हो, अवसर की असमानता दूर हो तथा सुविधाओं की असमानता दूर हो। अब है आर्टिकल 39 राज्य की सामाजिक आर्थिक नीतियों के बारे में बताता है कि सामाजिक आर्थिक नीतियां यानी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज में राज्य किन किन बातों का ध्यान देगा। इसमें कुल 5 चीजें दी गई है, जैसे स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा, देश के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उनका वितरण समान होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में धन का संकेंद्रण न हो, ऐसा कोई माहौल नहीं बने जिससे कि सामान्य जन के लिए अहितकारी हो, तो उसमें इंटरफेरेंस करेगा, यानी
इक्वलिटी लाने की कोशिश करेगा, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा, बच्चों के लिए जो है गरिमापूर्ण जो है वातावरण बनाने का प्रयास करेगा। कुल मिला के सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो मोटा मोटी इसमें दी गई है कि इनका प्रयास करेगा राज्य करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाद में जब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तब हमें ये बात समझ में आएगी कितनी इंपॉर्टेंट है। 39 में ही एक और संशोधन करके 39A जोड़ा गया है जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। ऐसे लोग जो कि कानूनी या विधिक सहायता प्राप्त करने का जिनमें सामर्थ्य नहीं है उनको राज्य जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, यानी करने का प्रयास करेगा। अब है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का प्रयास करेगा। अब देखिए आर्टिकल 40 जो है संविधान में मूल रूप से, लेकिन हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में जाकर स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मूल अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है। राज्य चाहे जब उसको स्टार्ट कर सकता है, चाहे नहीं कर सकता है। आर्टिकल 41 बोलता है कि कुछ लोगों के लिए, चाहे वो बूढ़े हों, बीमार हों, अशक्त हों, बेरोजगार हों, उनको काम का, शिक्षा तथा इत्यादि को प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। राज्य प्रयास करेगा कि इनको ये चीजें मिले। आर्टिकल 42 कहता है कि जब भी काम करने जाते हैं तो काम करने के लिए न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एक ऐसा व्यवहार होना, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें व्यक्ति कार्य करे तो कार्य करने के लिए उसको जो है मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ काम करने की दशाओं में मानवोचित का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए। महिलाओं के लिए प्रसूति की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको उससे संबंधित जो है विशेष जो है फायदा मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 जो है वो लेबर से रिलेटेड है, श्रमिकों से संबंधित है। श्रमिकों से संबंधित यह है कि राज्य जो है श्रमिकों के वेलफेयर के कार्य करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा। 43 में आगे दिया गया है कि जो है कोई भी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए उसके प्रबंधन में भी भागीदारी होनी चाहिए श्रमिकों की, यानी लेबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 43B में अमेंडमेंट के द्वारा एक जोड़ा गया है कि सहकारी समितियों को भी इसमें जोड़ा गया है कि राज्य सहकारी समितियों में भी श्रमिकों का विशेष ध्यान रखेगा। फिर है आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो फौजदारी कानून और सिविल कानून या दीवानी कानून दोनों ही अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार के होते थे। तो अंग्रेजों ने आके यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो बना लिया, आईपीसी इत्यादि, लेकिन सिविल मामले जिसमें विवाह के मामले, उत्तराधिकार के मामले इत्यादि जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। तो भारत में आज भी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग दीवानी सिविल मामले हैं, तो उनको उनका जो है यूनिफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी उनका एकीकरण किया जाना चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है। हालांकि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। फिर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में पहले 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, बट 86 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया। 0 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा का जो है की व्यवस्था का या शिक्षा की व्यवस्था का जो है प्रबंध कराएगा, राज्य कराएगा, आर्टिकल 45 में दिया गया। आर्टिकल 46 ये कहता है कि भारत में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो कि कमजोर हैं, SC, ST, बैकवर्ड क्लासेज, वंचित वर्ग, उनके हितों को की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का बनता है, आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 का विषय है हेल्थ। राज्य लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य ये प्रयास करेगा कि लोगों की खान पान की आदतें अच्छी बने, मादक पदार्थों से दूर रहे, जो है दुर्व्यसनों से दूर रहे, अल्कोहल, नार्कोटिक्स इन इत्यादि भी जो है इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। राज्य का दायित्व बनता है कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करे, उनको संगठित रूप से आगे बढ़ाए, पशुओं की हत्या को रोके। साथ ही साथ में आगे 48A जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि राज्य का दायित्व बनता है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नीतियों का पालन करे, पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य करे। आर्टिकल 49 नेशनल इंसाइनिया यानी राष्ट्रीय महत्व के, नेशनल इंपोर्टेंस के जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्थान हैं इत्यादियों की का संरक्षण करने का राज्य का दायित्व बनता है कि जो जो नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें उनका संरक्षण राज्य करेगा। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है कि लोक सेवाओं में राज्य का ये दायित्व बनता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में शक्तियों का पृथक्करण हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। आर्टिकल 50 अंतरराष्ट्रीय नीति से संबंधित है, वैदेशिक नीति से संबंधित है कि भारत, हमारा जो राज्य है यानी हमारी जो सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करेगी, और ज्यादातर कोई भी मामले होंगे जिसमें डिस्प्यूट होगा तो उसमें जो है मीडिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करेगी। मतलब शांतिपूर्वक विदेश नीति की बातें भी DPSP में लिखी गई है। भारत
शायद ऐसे बहुत कम देशों में से होगा जिसने इस तरह की बातें भी संविधान में लिखी गई है। तो ये कुल 16 आर्टिकल डीपीएसपी में दिए गए हैं जिसको हमने संक्षेप में चर्चा की। अब राज्य का काम क्या होगा, राज्य को क्या काम करने चाहिए, स्टेट शैल वर्ड यूज किया गया है। राज्य को ये काम करने चाहिए, करे या नहीं करे ये राज्य के ऊपर है। राज्य अगर ज्यादा करेगा तो ज्यादा लोक कल्याणकारी इसका स्वरूप होगा, नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। संविधान में कहीं भी इसको अनिवार्यता या बाध्यकारी रूप से या मैंडेटरी नहीं बताया गया, ये वॉलंटरी है। अब राज्य को निर्देशित करने वाले सिद्धांत केवल पार्ट 4 में भी नहीं है, अलग अलग जजमेंट्स में हमें देखने को मिला। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो अब पार्ट 4 में नहीं दिए गए हैं। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 ये बोलता है कि वंचित वर्गों को आरक्षण देते समय राज्य को यह भी देखना चाहिए कि लोक सेवाओं के अंतर्गत एफिशिएंसी ऑफ वर्क भी आना चाहिए, यानी कार्य करने के अंदर जो दक्षता है उसको जो है मद्देनजर रखेगा। आर्टिकल 335 ये कहता है। इसके अलावा 350 ए आर्टिकल भी है, वो भी एक प्रकार का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो बोलता है कि अल्पसंख्यकों के बच्चों के प्राथमिक एजुकेशन की व्यवस्था राज्य उनकी मातृभाषा में करवाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 से रिलेटेड एक केस है आर दलवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1976 का केस है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 351 जो है वो बेसिकली भारत में कंपोजिट कल्चर यानी सामासिक संस्कृति की अभिवृद्धि की बात कहता है। तो राज्य का ही दायित्व बनता है कि भारत की सामासिक संस्कृति को बढ़ाए। अब हम ये देखना है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व लोग मानते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये हमें कब देखने को मिलता है, जब हम ये देखते हैं कि इसमें बारंबार संविधान संशोधन होते रहे हैं। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ है डीपीएसपी में जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल के दौरान। इसमें 3 अनुच्छेदों के अंदर परिवर्तन किया गया था। 39A इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, 43A इसमें जोड़ा गया और 48A जोड़ा गया, यानी 3 अनुच्छेदों के अंदर परिवर्तन किए गए जो हमने इसमें चर्चा करी। फिर 44वें संविधान संशोधन में 1978 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो आर्टिकल 38 के अंदर यानी लोक कल्याण वाले जो डीपीएसपी का जो एक्ट है उसके अंदर चेंजेस किए गए। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में जब प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर 45 नंबर जो आर्टिकल है उस पर चेंजेस किए गए, जिसमें 0 से 6 साल का जो वर्ष का जो मियाद है वो डाल दी गई। अंतिम प्रमुख जो संशोधन किया गया है डीपीएसपी के अंदर वो 97th अमेंडमेंट एक्ट है 2011 में। इसमें सहकारी समितियां जो 43B में दी गई है वो चीज डाली गई कि सहकारी समितियों को चलाने इत्यादि की ऑटोनॉमी इत्यादि रहेगी। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है डीपीएससी से रिलेटेड रहे। फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।